हेलो दोस्तों, कल हमने एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा डीएड स्पेशल एजुकेशन वीआई पेपर नंबर 6 का यूनिट 1.1। उसमें हमने लो विजन की परिभाषा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 और डब्ल्यूएचओ के अनुसार जानी। आज हम इसी का सेकंड यूनिट पढ़ रहे हैं, यूनिट 1.2। ये जो यूनिट है इसमें दृष्टिबाधिता को या विजन लॉस को विजुअली एम्पायरमेंट के लिए कुछ अलग अलग टर्मिनोलॉजीज यूज की जाती हैं, कुछ अलग शब्दावलियाँ प्रयोग की जाती हैं। उन शब्दावलियों को समझेंगे और जानेंगे कि क्या फ़र्क हो जाता है शब्द बदलने पे। देखिए, जैसा कि देखा, यूज ऑफ डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़। पहला है लो विजन, विजुअली एम्पायरमेंट, पार्शली साइटेड एंड लीगल ब्लाइंडनेस। इसी की हिंदी हो गई विभिन्न प्रकार की शब्दावलियों का प्रयोग। अल्पदृष्टि, दृष्टिबाधिता, आंशिक दृष्टि, कानूनी दृष्टिबाधिता या कानूनी तौर पर दृष्टिबाधिता। तो देखिए, इनमें आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने पिछली वीडियो में आपको अल्प दृष्टिबाधिता के बारे में पूरा पढ़ाया, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा पढ़ा रहा हूँ ताकि एक टॉपिक का नोट्स एक जगह रह सके आपके पास। तो आइए पहले लो विजन को समझते हैं, जिसको हम हिंदी में अल्प दृष्टिबाधित कहते हैं। अल्प दृष्टि से तात्पर्य व्यक्ति की कार्य क्षमता का कम होना। एक अल्प दृष्टि वाला व्यक्ति वह है जिसे तमाम चिकित्सकीय प्रयासों के बावजूद सामान्य दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती। यह शब्द उनके लिए प्रयोग किया जाता है जो कानूनी तौर पर दृष्टिहीन हो या फिर जिनकी दृष्टि इतनी क्षीण हो चुकी हो कि वह केवल कुछ कार्य ही कर सकें अथवा विशेष उपकरणों की सहायता से कुछ सीख सकें। देखिए, यहाँ जो बातें आई कि वह सब ये शब्द उनके लिए प्रयोग किया जाता है जो कानूनी तौर पर दृष्टिहीन हो। अभी हम लोग जब कानूनी दृष्टिबाधिता पढ़ेंगे, कानूनी तौर पर दृष्टिबाधिता पढ़ेंगे, तो समझेंगे कि किसको कानूनी तौर पर दृष्टिबाधित समझा जाता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अल्प दृष्टिबाधित को, लो विज़न को आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अनुसार एक अलग दृष्टिबाधिता, एक अलग दिव्यांगता की श्रेणी दे दी गई है। ठीक, आइए इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अनुसार, दिव्यांगजन अधिनियम 2016, अल्प दृष्टि में ऐसी स्थिति अभिप्रेरित है जिसमें व्यक्ति में निम्न में से कोई एक स्थिति हो। निम्न में से कोई एक स्थिति, तो दो स्थिति की बात हुई है यहाँ पर। पहला, बेहतर आंख से सर्वाधिक संभव सुधार के साथ दृष्टि तीक्ष्णता 6/18 मीटर से 6/60 मीटर या फिर 20/60 फीट से 10/200 फीट के मध्य हो। ठीक। सेकंड है, दृष्टि क्षेत्र 40 डिग्री से 10 डिग्री के मध्य हो। देखिए, अब इसमें दो टर्म आए, एक दृष्टि क्षेत्र, एक दृष्टि तीक्ष्णता। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया, दृष्टि तीक्ष्णता यानी आँख की बारीकी से देख पाने की जो दक्षता है, जो क्षमता है, यानी किसी वस्तु, दूर की वस्तु, पास की, मतलब किसी भी वस्तु में जो अंतर कर पाता है, वो दृष्टि तीक्ष्णता होती है। दृष्टि क्षेत्र, हम सीधा खड़े होकर बिना अपनी आँख को घुमाए, बिना सर घुमाए जो एरिया देख पाते हैं, ऊपर नीचे बाएं दाएं, उसको दृष्टि क्षेत्र कहा जाता है। एक सामान्य मनुष्य की दृष्टि क्षेत्र 180 डिग्री होती है और दृष्टि तीक्ष्णता 6/6 डिग्री होती है, 6/6 होती है। आइए अब सेकंड जो हमारा उसमें था दृष्टिबाधिता यानी विजुअली एम्पायरमेंट, इसको पढ़ते हैं। इसकी भी परिभाषा हम लोग पढ़ते हैं, जो कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अनुसार ही है। सर्वोत्तम सुधार के पश्चात व्यक्ति में निम्न में से कोई एक स्थिति विद्यमान हो, यानी हर तरह से इलाज करवाने के बाद भी, लेंस का प्रयोग करने के बाद भी, हर तरीके की जो सुविधाएं है उसे लेने के बाद भी यदि व्यक्ति में निम्न में से कोई एक स्थिति हो तो उसको हम दृष्टिबाधित कह देंगे। पहला, दृष्टि का पूर्णतः अभाव, यानी एक तो बिल्कुल ही दृष्टि ना हो। दूसरा, स्लेनन चार्ट के अनुसार सर्वाधिक संभव सुधार के साथ आँख की दृष्टि तीक्ष्णता 3/60 या 10/200 फीट से कम। तीसरा कंडीशन, दृष्टि क्षेत्र 10 डिग्री से कम। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को एक रेखा बना के बताया कि कैसे कैसे दृष्टिबाधिता जो परिभाषा है या फिर दृष्टिबाधिता की जो कैटेगराइज है बदलती जाती है।
जिसमें हमने पढ़ा कि 6/6 विजुअल एक्टिविटी वाला जो व्यक्ति होता है वो नॉर्मल होता है। 6/18 विजुअल एक्टिविटी वाला जो व्यक्ति होता है उसे अल्पदृष्टिबाधिता की श्रेणी में डाला जा सकता है। और 6/60 जो होता है उसे टोटली ब्लाइंडनेस कह सकते हैं। तो 6/60 की 3/60 कर सकते हैं। तो जो 3/60 के बाद के हैं, यानी इनसे कम जिसकी विजुअल एक्टिविटी है, वो सब टोटली ब्लाइंडनेस की श्रेणी में आएंगे। लेकिन 3/60 और 6/18 के मध्य लोग जो भी हैं वो सब लोग लो विजन की श्रेणी में आएंगे। ठीक। अच्छा, तीसरा जो टर्म है इसका हम समझते हैं आंशिक दृष्टि, पार्शली साइटेड। इसको भी समझेंगे। शिक्षा के लिए जिसकी दृष्टि तीक्ष्णता 6/21 मीटर या फिर 20/70 फीट, या फिर जिनकी दृष्टि सही करने पर ऐसी हो कि अधिकांश पढ़ाई के लिए भी दृष्टि का प्रयोग कर सकें। देखिए, जब पढ़ाई के लिए दृष्टि का प्रयोग कर सकें तो उनको हम पार्शली साइटेड कहेंगे। इनको सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई भी रियायत नहीं मिलती, क्योंकि ये देख सकते हैं। हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो लोग चश्मा पहनते हैं, किसी की आँख ज़्यादा समस्या वाली होती है, किसी की कम होती है, किसी को ज़्यादा पावर वाला लेंस लगता है चश्मे के रूप में, किसी के कम पावर वाला लेंस, लेकिन चश्मा पहन के वो देख सकते हैं, वो पढ़ाई लिखाई का काम कर सकते हैं एक अच्छी योग्यता के साथ। तो हम कह देंगे कि उनको आंशिक दृष्टि उनके पास है, इनको कोई रियायत नहीं मिली सरकार की तरफ से। आइए अगला जो हमारा है कानूनी दृष्टिबाधिता, लीगल ब्लाइंडनेस। इसको पढ़ने से पहले मैं इसके अंदर की ही बातें आपको बता दूं। किसी भी तरह की जो विकलांगता यदि व्यक्ति में है, चाहे कोई भी विकलांगता, भारत में वर्तमान में 21 तरह की विकलांगता की बात की जाती है RPWD एक्ट 2016 के अनुसार, चाहे कोई भी दिव्यांगता हो, यदि व्यक्ति में 40% दिव्यांगता नहीं है तो कानूनी तौर पर उसको दिव्यांग नहीं माना जाएगा, दिव्यांगता के रूप में सर्टिफाई नहीं किया जाएगा, उससे सरकार की तरफ से कोई रियायत नहीं मिलेगी, कोई छूट नहीं मिलेगी। तो इन्हीं सारी बातों को ध्यान रखते हुए हम लोग कानूनी दृष्टिबाधिता को पढ़ते हैं। वे व्यक्ति जिसको कम से कम इतनी दृष्टिबाधिता हो कि तमाम कानूनी प्रावधान हैं, जो छूटें हैं, जो रियायतें हैं, उनका लाभ ले सके, यानी दृष्टिबाधिता इतनी हो कि वो इन रियायतों का लाभ ले सके। ठीक। दूसरी तरफ मैं दूसरी बात बताता हूँ। ऐसा कहते हैं कि एक व्यक्ति के पास 40% की दृष्टिबाधिता है तो वो कानूनी रूप से दृष्टिबाधिता की श्रेणी में आएगा और सरकार द्वारा मिलने वाली विभिन्न रियायतों का लाभ ले सकेगा। मैंने जो बात कहा 40% है तो उसे कानूनी दृष्टिबाधिता की श्रेणी में आ जाएगा, वो उसको शामिल कर लेंगे और सरकार द्वारा मिलने वाली विभिन्न रियायतों का लाभ ले सकेगा। अतः कानूनी दृष्टिबाधित व्यक्ति वो है जो कम से कम 40% दृष्टिबाधिता से ग्रसित हो, या जो कम से कम 40% दृष्टिबाधित हो। ठीक। उम्मीद है कि आप लोग हमारा इससे समझ पाए होंगे। आइए मैं थोड़ा सा आपको विजुअल एक्टिविटी वाली बात क्लियर कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना रहें। देखिए, इधर देखिए, मैंने आपको कल भी बताया था, दोबारा से इस टॉपिक पे बता देता हूँ। स्लेनन चार्ट के अनुसार मैंने एक स्लेनन चार्ट को एक रेखा पर निरूपित करने का प्रयास किया है। देखिए, ये मैंने एक रेखा खींच दी। इसमें जो 6/6 विजुअल एक्टिविटी वाले व्यक्ति हैं वो सामान्य में आएंगे। जो 6/18 विजुअल एक्टिविटी वाले व्यक्ति हैं उनको हम लोग लो विजन की शुरुआती अवस्था मान सकते हैं। और जो 3 कर लो ताकि RPWD एक्ट 2016 के अनुसार आ जाए, 3/60 वाले लोग हैं या इसके कम या इससे कम विजुअल एक्टिविटी वाले लोग हैं, इन सब लोगों को टोटली ब्लाइंडनेस की श्रेणी में लाया जाता है। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक सामान्य आँख, यहाँ से यहाँ तक अल्पदृष्टि, और फिर यहाँ से कम विजुअल एक्टिविटी वाले सभी को पूर्णतः दृष्टिबाधित कह दिया जाएगा। पूर्णतः दृष्टिबाधिता इसकी श्रेणी में आ जाएंगे। ठीक, समझ पाए होंगे आप। सबसे अच्छी आँख या सबसे बेहतर आँख की जो विजुअल एक्टिविटी है वो 6/6 है। मैंने इसमें भी 2 कैटेगरी बांट दी है।
एक प्लस पी एल और दूसरा माइनस पी एल का मतलब है परसेप्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का प्रत्यक्षीकरण। अब प्लस पी एल मतलब प्रेजेंस ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के प्रत्यक्षीकरण की उपस्थिति। और माइनस पी एल मतलब अब्सेंस ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट, प्रकाश को भी न देख पाना। देखिए, ऐसा आपने खुद अनुभव किया होगा कि यदि आपकी आँख के सामने टॉर्च जलाया जाए आँख बंद होने के बावजूद, तो आपको आभास होगा कि हमारे सामने टॉर्च जलाया गया है, प्रकाश है कुछ। या फिर कभी आपके सामने सूरज की रोशनी पड़े तो आपको महसूस होगा कि हमारे सामने सूरज की किरणें पड़ी हैं, आँख बंद होने के बावजूद की बात कर रहा हूँ। कभी आप अंधेरे कमरे में आँख बंद करके लेटे हों और अचानक से कोई आए कमरे में और लाइट जला दे, तो भी आपको आभास होगा कि कमरे में उजाला हो गया। तो ये जो आभास करने की क्षमता है उसको ही परसेप्शन ऑफ लाइट कहते हैं, या प्रेजेंस ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और जो ये भी आभास करने की क्षमता जो है ख़त्म हो जाए, तब हम कह सकते हैं अब्सेंस ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट। ठीक है। टोटली ब्लाइंडनेस में ये दोनों आते हैं, किंतु उसमें भी दो कंडीशंस कई बार देखी जाती हैं। ठीक, तो ये हमारा टॉपिक था जो कि ख़त्म हो गया।